जय हिंद मित्रों। आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल यूरेका ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसे हम पढ़ करके एवं सीख करके अपने जो जीवन जीने की कला है उसे सरल एवं सुदृढ़ बना सकते हैं। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ महसूस होगा कि शिक्षा की आवश्यकता केवल नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन जीने के लिए भी होती है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। इसका उपयोग क्या है? तो देखिए, मानव समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षिक विधि है और प्राकृतिक विज्ञानों के अतिरिक्त अन्य विषयों के सामूहिक नाम है सामाजिक विज्ञान। यानी जो हमारा समाज है, मानव समाज जिसमें हम रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, उसका शैक्षिक अध्ययन कि हमें समाज में किस प्रकार से रहना है, किसके साथ कैसी बातें करनी है, किसके लिए क्या अधिकार हैं और किसके लिए कौन से नियम हैं। तो हम इन्हीं सब विषयों के बारे में इसमें अच्छे से बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा सामाजिक विज्ञान है उसकी विभिन्न शाखाएं हैं। तो सबसे पहले समाज के लिए मनुष्य की आवश्यकता है। मनुष्य जब कई मानवों का समूह मिलता है तभी समाज बनता है। तो सबसे पहले हम मानव के बारे में ही जान लेते हैं। तो उसे हम कहते हैं नृविज्ञान और इंग्लिश में कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, और इसको मानव शास्त्र भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, मनुष्य के समाज के अतीत और वर्तमान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन ही मानव शास्त्र कहलाता है। यहाँ पर एक मुख्य शब्द उपयोग हुआ है मनुष्य। तो मनुष्य क्या, जो समाज है यानी जहाँ हम लोग रहते हैं आपस में मिल करके, जैसे दो या दो से अधिक मनुष्य एक साथ रहते हैं तो क्या होता है, परिवार बनता है। कई सारे परिवार एक जगह रहते हैं तो फिर क्या बनता है, गांव बनता है, घर बनता है, और ऐसे इन सभी से मिलकर के हमारा समाज बनता है। तो इनके जो अतीत, अतीत का मतलब इतिहास होता है, जो हमारे प्राचीन में जैसे हमारे पुरखे थे या आपके पुरखे थे, जो उनसे हमें क्या सीखना है, उन्होंने क्या गलतियां की जिसे हमें त्यागना है। और वर्तमान जो हमारे इस टाइम मतलब प्रेजेंट यानी वर्तमान में जो चल रहा है उसमें हम क्या और सुधार कर सकते हैं और क्या हम त्याग कर सकते हैं। इन सभी के बारे में ही अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी या मानव शास्त्र। देखिए, अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरा क्या है, अर्थशास्त्र, जिसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। और जो इकोनॉमिक्स के पिता हैं वो है एडम स्मिथ। और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान। तो धन का ज्ञान ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे वस्तु और सेवा, वस्तु जैसे ये पेन है तो ये क्या है, वस्तु है, यानी मार्कर है, ये वस्तु है। ये बोर्ड है, ये वस्तु है। लेकिन यदि हम किसी की सेवा, जैसे डॉक्टर क्या है, किसी की सेवा कर रहा है, लेकिन जो इंजेक्शन लगा रहा है वो वस्तु है, लेकिन जो डॉक्टर देखने की फीस लेता है वो क्या है, सेवा है। जैसे नौकर है तो नौकर जो सब्जी ला करके खाना बनाएगा तो सब्जी क्या है, वस्तु है, लेकिन जो उसके पास खाना बनाने की कला का पैसा लेता है वो क्या है, सेवा है। तो इनके सेवाओं के उत्पादन यानी प्रोडक्शन, हम सेवाओं या वस्तुओं का जो उत्पादन करते हैं, फिर वितरण, उनको किस प्रकार हम किसके उपयोग में खर्च करते हैं। वितरण का मतलब बांटना, यहाँ पर खर्च करना, विनिमय और उपभोग करना और उनका यूज करना। ठीक है, तो ये होता है हमारा अर्थशास्त्र यानी धन का विज्ञान। और जैसे हम किसी धन में, कम से कम धन में अपनी अधिक से अधिक आवश्यकता पूरा कर सके, तो इसी अध्ययन को क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे इस टाइम बहुत महंगाई है, अब किसी व्यक्ति का कमाई कितना है, 3 से 4 हज़ार रुपये है। अब उसे 3 से 4 हज़ार रुपये में पूरा परिवार चलाना है और वो भी सबकी इच्छाएं पूरी कर ले, तो इसी ही तरीके को क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र कहेंगे। तो इसका और इन दोनों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा है शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन। अब इन दोनों शास्त्रों का, जैसे हमने अभी पढ़ा एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमिक्स यानी मानव शास्त्र और अर्थशास्त्र, इनका उपयोग कैसे करेंगे। तो इनका उपयोग जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने सुना है, बिना पढ़े नर पशु कहावे, यानी जो व्यक्ति पढ़ता नहीं है वो पशु कहलाता है। और पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि आप किसी से अपने अधिकारों को ले सकें, यानी आपके अधिकार पर कोई दूसरा हक न जमा सके। देखिए, जैसे ज्ञान
ज्ञान का मतलब जब आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भैया ये जगह बता दीजिए या फ़ोन में नंबर टाइप कर दीजिए। ऐसी बहुत सारी इन चीज़ों के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है। फिर उचित आचरण, उचित आचरण कि आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, किससे क्या बोलना है, यही सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम छोटे से बड़े, जैसे एक हैं आशुतोष राणा, वो बता रहे थे कि हम, वो बता भी रहे थे और यही सच्चाई है कि हम छोटे से बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता चल पाता कि हमें कब क्या बोलना है और कैसे बोलना है और क्यों बोलना है। यही सीखते सीखते हमारा उम्र निकल जाता है। तो इसलिए भी शिक्षा ज़रूरी है, ताकि हम अपने से सामने वाले के साथ अच्छे से बात कर सकें। फिर तकनीक, आज का हमारा मॉडर्न युग यानी मॉडर्न एज चल रहा है। इसमें फ़ोन आ गया, कंप्यूटर आ गए, लैपटॉप आ गया, लाइट आ गया, गैस आ गया। जब आपको इन सभी तकनीकों के बारे में नहीं पता होगा तो फिर आपका कोई औचित्य नहीं है। तो इसीलिए आपको इसके लिए भी शिक्षा की आवश्यकता है। और सबसे मुख्य है विद्या। विद्या का मतलब ज्ञान। जब आपके पास ज्ञान रहेगा तो आपकी संतुष्टि रहेगी। जैसे आपको कोई आकर के कुछ भी बता जाए और आप उसे मान लेते हैं, लेकिन जब आपके पास विद्या है तो हर चीज़ आप अपने आप समझ सकते हैं। और विद्या एक ऐसी चीज़ है कि जैसा आपने सुना भी होगा पहले भी कि धन का बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन विद्या का बंटवारा नहीं किया जा सकता। तो और इसे जितना आप खर्च करेंगे उतना ही प्राप्त होगा। तो इन्हीं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, शिक्षा शास्त्र कहलाती है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो जियोग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ यानी पृथ्वी। ग्राफी का मतलब होता है इनका विवेचन यानी इनका ज्ञान। ठीक है। तो पृथ्वी की धरातल का वर्णन, जो हमारा पृथ्वी है उसके धरातल यानी मिट्टी हो गया, जल हो गया, इन सब का मिला करके क्या बनता है हमारा जियोग्राफी यानी भूगोल, जहाँ हम रहते हैं। तो इनका अध्ययन, इनमें बहुत सारे मेटल हैं, इनमें बहुत सारी धातुएं हैं, यानी जो भी अन्य पदार्थ, जैसे अभी जल में ही क्या मिला, लिथियम मिला। तो ये जियोग्राफी का ही एक हिस्सा है, जो कि हमारे पृथ्वी पर, जो हमारे धरातल में बहुत सारी अन्य वस्तुएं मौजूद हैं। और इनके कई सारे भाग भी हैं, जैसे समुद्र हो गया तो जल है, पठार हो गया, मरुस्थल हो गया, धरातल हो गया, पहाड़ हो गया, नदियाँ, झरना, ये सब भूगोल में ही आते हैं। चलिए फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास है इतिहास। तो समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन या अतीत में बीती हुई कहानियों का अध्ययन, इसे ही हम क्या कहते हैं, इतिहास। इतिहास से हमें बहुत सारे फायदे हैं। जैसे इतिहास लोग कहते हैं बड़ा बोरिंग है, क्यों पढ़ना चाहिए, तो इतिहास पढ़ करके हम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। जो हमारे पुरखाओं दादाओं ने की हैं गलतियां, उन्हें हम सुधार कर सकते हैं। और हमारे पुरखे और आपके पुरखे जो कुछ अच्छे काम किए हैं मुझसे ग्रहण भी कर सकते हैं। जैसे आज नई नई टेक्निकल चीज़ें विकसित हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे वेदों और हमारे संहिताओं उपनिषदों में मौजूद हैं, लेकिन हम लोगों ने उनका क्या कर दिया है, परित्याग कर दिया है। इसलिए हम उनको पढ़ करके भी अपना ज्ञान विकसित कर सकते हैं। तो इसीलिए इतिहास भी एक महत्वपूर्ण मानव जीवन का हिस्सा है। फिर जब आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास है विधि यानी लॉ, जिसे हम क्या कहते हैं, कानून। तो मनुष्य के व्यवहारों को नियंत्रित और संचालित करने वाला नियम। तो मनुष्य का व्यवहार, जैसे कोई है, अभी आपने, हम आप देखते हैं कि लोग कहते हैं कि ये सड़क पे गए थूक रहे हैं, या कहीं भी कूड़ा डाल दिया, या कहीं कोई सरकारी संपत्ति है तोड़ दिया, और फिर रोड पर गाड़ी उड़ाते चल रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। तो इन सबको, ये क्या है, मनुष्य का मन है, और इन्हीं मन को नियंत्रित करना और कानून के अनुसार चलाना, ये क्या कहलाता है, विधि यानी कानून कहलाता है। जैसे यहाँ पर केवल कानून इनको नियंत्रित ही नहीं करता, बल्कि इन पर पाबंदियां भी लगाता है। जैसे हमारे देश में बहुत सारे इलीगल काम हैं, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, लोगों की अन्य बहुत सारी असंवैधानिक क्रियाएं हैं। तो इन सबको पाबंदी भी लगा सकते हैं। और हकों का, हक मतलब अधिकार, और हम लोगों के पास बहुत सारे अधिकार हैं। जैसे हम लोग, पढ़ने का सबको अधिकार है, कोई भी कहीं जा सकता है अपने देश में मतलब, और किसी भी जगह बैठ सकता है, किसी भी एजुकेशनल संस्था में वो पढ़ सकता है। ये सब क्या है, अधिकार। और इन्हीं का जो संहिता यानी पुस्तक है उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, जिसमें हमारे अधिकार भी मिलते हैं और हमारे किसी असंवैधानिक कार्य को रोका भी जाता है।
तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपके पास संविधान है यानी आपके पास कानून की जानकारी है तो भी आपसे कोई पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि हथियारों से ज़्यादा पावर कलम में होती है। तो इसलिए आपको लॉ यानी कानून की भी बहुत आवश्यकता है। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो भाषा विज्ञान, तो भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाएगा, भाषा विज्ञान। एक बार हम सबका नाम बता देते हैं इंग्लिश में, जैसे नृविज्ञान, इसको मानव शास्त्र, तो इसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स, शिक्षा शास्त्र को एजुकेशनल साइंस या एजुकेशन साइंस, और भूगोल को जियोग्राफी, और इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं, और विधि यानी कानून को लॉ कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाषा विज्ञान यानी लैंग्विस्टिक। तो इसे भाषा का अध्ययन, जैसे हमारे देश में ही विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं हैं। एक कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, तीन कोस पर बदले पानी, मतलब हर कोस पे जैसे पानी चेंज होता है वैसे हमारे देश में हर तीसरे कोस पर क्या, भाषा चेंज हो जाता है। तो हमारा देश भाषाओं का भी देश है और विभिन्न संस्कृतियों का देश है। तो जब हम भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे यानी हम उस भाषा की डीप में जाएंगे, तो उनके जो आचरण है यानी उनकी जो संस्कृतियां हैं, जो कलाएं हैं, हमें उनके बारे में अच्छे से पता चलेगा। तो इसे हम किसके अंतर्गत पढ़ सकते हैं, भाषा विज्ञान के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। और आगे जब बढ़ेंगे तो हमारे पास है राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस। तो देखिए, नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य प्राप्त करना ही राजनीति विज्ञान कहलाता है। नीति विशेष यानी एक कानून व्यवस्था के अंदर रह करके हम क्या करें, शासन करें। किनके ऊपर, जैसे हमारा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा है कि लोगों के द्वारा चुने गए लोग लोगों पर ही शासन करें, उसे ही क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। यानी तो उसी लोकतंत्र में जो लोग शासन करते हैं वही किसके द्वारा, विशेष नीतियों के द्वारा। किसके द्वारा, विशेष नीति जो हमारे कहाँ मिलती है, संविधान में, और इसके दायरे में रह करके जो शासन करते हैं या अपने किसी भी विशेष उद्देश्य को, यही नहीं कि आप राजा बन जाए तो वही राजनीति है, अपने एक छोटे से छोटे घर में भी राजनीति होती है, ताकि अपने आप को, कई लोग राजनीति इसीलिए करते हैं लोगों से ऊंचा दिखने के लिए, तो उसमें भी क्या होता है, एक नीति का उपयोग किया जाता है यानी अपने दिमाग का उपयोग किया जाता है और बहुत सारी अन्य लोगों के मतों का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है हमारा राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस। और जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा है लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सार्वजनिक उद्देश्यों को केंद्र में रखकर संचालित की जाने वाली क्रिया लोक प्रशासन कहलाती है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, राज्य गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, इन दोनों के अंतर्गत सार्वजनिक उद्देश्य, सार्वजनिक का मतलब होता है सभी लोगों के लिए, ना किसी जाति विशेष के लिए, ना किसी वर्ग विशेष के लिए, मतलब सभी जो हमारे देश का निवासी है, भारतीय नागरिक है, उन सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए जो क्रियाएं की जाती हैं वही कहलाता है लोक प्रशासन। जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गए, हमारे देश के जवान हैं, या हमारे देश में बहुत सारी ऐसी एनजीओ हैं जैसे एनडीआरएफ है, या हमारे देश में बहुत सारे स्थान हैं जैसे पार्क हो गया, सड़क हो गया, ये सब क्या है, हमारे देश की एक सार्वजनिक पहलू है जिनका सब लोग उपयोग करते हैं, और इनका उपयोग करने में इनको सुदृढ़ रूप से चलाने वाले लोग ही क्या कहलाते हैं, प्रशासनिक लोग। जैसे कोई जिला है तो जिला चलाने के लिए किसकी जरूरत है, आईएएस की। ऐसे हमारे पुलिस बल है, ऐसे हमारी सेना है जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। अब देश की सुरक्षा करते हैं तो किसी एक व्यक्ति या एक विशेष जाति या एक विशेष वर्ग की सुरक्षा नहीं, बल्कि सभी लोगों की करते हैं। पुलिस है, जैसे 100 नंबर है तो 100 नंबर आप डायल करेंगे तो किसी एक विशेष वर्ग या जात के लिए नहीं आएगी, बल्कि सभी लोगों के लिए। एम्बुलेंस किसी एक के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए। ऐसे फायर ब्रिगेड सभी लोगों के। तो ये क्या है, हमारे लोक प्रशासन के ही लोग हैं। ऐसे हमारे देश में लोक प्रशासन या लोक सेवा आयोग भी है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सार्वजनिक उद्देश्य को केंद्र में रखकर संचालित की जाने वाली क्रिया लोक प्रशासन कहलाती है। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास है मनोविज्ञान, मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। हमारा मन, आपका मन, हमारा व्यवहार, आपका व्यवहार,
इनका अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। और इसको कहते हैं इंग्लिश में साइकोलॉजी। यहाँ पर पी लिखा है तो इसे डाउट मत होना है, पी साइलेंट रहता है, तो ये साइकोलॉजी है। तो मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। जो हमारा मन है या आपका मन है, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, या आपके मन के अध्ययन अंदर क्या चल रहा है, हमारा व्यवहार कैसा है, आपका व्यवहार। जैसे कोई क्रिमिनल है, अभी तो हमारे देश में बहुत सारी आपराधिक घटनाएं होती हैं, तो इनको पकड़ने के बाद जैसे कई बार क्या होते हैं, बेगुनाह लोग भी पकड़े जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हम उनके मन को पढ़ सकते हैं, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं यानी मनोवैज्ञानिक लोग। तो इससे ये थोड़ा बहुत तो पता चल जाता है कि ये इस काम के क्षेत्र में है या नहीं है, जैसे वो अपराधी है या नहीं, तो उसके बारे में बहुत सारा आइडिया हो जाता है, जिससे हमारे पुलिस प्रशासन को बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। या हमारे देश में एक नया चमत्कार चल रहा है, ये सब क्या है, मनोविज्ञान की ही देन है। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा है समाज शास्त्र। तो हमारे समाज का अध्ययन। अब देखिए, समाजी विज्ञान और समाज शास्त्र अलग है। सामाजिक विज्ञान में इतने सारे पहलू हैं, और जो समाज शास्त्र है वो समाजी विज्ञान का ही एक विशेष पहलू है। सामाजिक में सबके लिए, और इसमें केवल समाज का अध्ययन होगा, जो हमारा समाज है उसका ही अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा समाज शास्त्र, जिसको हम क्या कहते हैं, सोशोलॉजी कहते हैं। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा है दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी। तो जो परम सत्य और सिद्धांत और उनके कारणों की विवेचना करता हो वो क्या कहलाता है, दर्शन शास्त्र कहलाता है। अब देखिए, परम सत्य जैसे हमारे लिए भौतिक जीवन जीने के लिए और भौतिक अपराधों से या भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता है, और हमारे संविधान यानी कानून की आवश्यकता है। वैसे हमारे आध्यात्मिक जीवन, यदि आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाए लेकिन आपके मन में शांति नहीं, तो सारे पैसे क्या है, बेकार है। तो इसी प्रकार से हमारे जो मन है उसको स्थिर रखने के लिए एक मुख्य विषय है दर्शन शास्त्र, जिसके उपयोग से हम अपने आप को शांत रख सकते हैं और अपना जीवन सरल एवं सुदृढ़ पूर्ण से जी सकते हैं। इसमें परम सत्य यानी ईश्वर और सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत, जीवन जीने का सिद्धांत या खेलने का सिद्धांत, खाने का सिद्धांत, पीने का सिद्धांत, हर सिद्धांत के ऊपर बात किया जाता है। तो यही क्या कहलाता है, हमारा दर्शन शास्त्र। जैसे हमारे देश में बहुत सारे दार्शनिक हुए जो हमारी विभिन्न दार्शनिक चीज़ों को बताया, जैसे ओशो, रजनीशपुर, ये हमारे देश के एक बहुत महान ही दार्शनिक हैं। सुकरात, ऐसे अभी मौजूदा वर्ग में उनको पूर्ण रूप से दार्शनिक नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसी के क्षेत्र में अग्रसर हैं आचार्य प्रशांत जी, जो हमारे बड़े भाई हैं या हमसे छोटे हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को सही जीवन जीने का जो तरीका दिखाए, यानी हमारे पास भौतिक सुख के अलावा जो सुख का एहसास दिलवाए, उसे ही क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं। फिर देखिए, नीति शास्त्र यानी एथिक्स। तो ये क्या होता है, मानवीय सामाजिक सैद्धांतिक एवं व्यवहार परक विज्ञान है। ये क्या है, मानवीय सामाजिक सैद्धांतिक एवं व्यवहार परक। देखिए, नीत मतलब एक व्यवस्था यानी एक कानून की जो हमारे परंपरा में चली आ रही हो, यानी जो हमारे समाज में लागू हो। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, होली खेल रहे हैं या दीपावली मना रहे हैं या कोई भी धर्म के लोग अपना त्योहार मना रहे हैं, अब उसमें एक नीति है कि ये चीज़ें करनी चाहिए। तो ये सब क्या है, नीति के ही अंतर्गत आते हैं। सामाजिक एवं, और सबसे खास बात इसमें हर चीज़ों का क्या होता है, सिद्धांत होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, नीति शास्त्र, और इंग्लिश में इसे कहते हैं एथिक्स। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो है तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र यानी लॉजिक। तो अनुमान के वैध नियमों का व्यवस्थित अध्ययन। जैसे हम कोई चीज़ अनुमान पहले लगा लिए, फिर उसका जब हम क्या करें, वैध यानी एकदम क्लियर क्या करें, अध्ययन करें, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम तर्कशास्त्र यानी लॉजिक कहते हैं। तो ये था हमारा आज का सामाजिक विज्ञान। अब यहाँ पर जितने हमारे पास 14 टॉपिक है, अब इन 14 टॉपिकों का अलग अलग विस्तृत एक एक वीडियो आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है।